बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है, अगर आप हलावत ईमानी पाना चाहते हैं, अपने दिल में ईमान की मिठास को महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन अमल ये है, अपनी निगाहों की हिफाजत फरमाओ, अपने निगाहों की हिफाजत करो। बैतुल्लाह का एक शख्स तवाफ़ कर रहा था। उसने अपना दायां हाथ दाएं आँख पे रख कर चीखे मार के तवाफ़ और रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों रखा है और रो क्यों रहा है? कहने लगा कि मैं तवाफ़ के दौरान क़स्दन किसी ख़ातून पे मैंने गलत नज़र डाली, आसमान से एक तमाचा आया, मेरी एक आँख ज़ाया हो गई, इसलिए रो रहा हूँ। खुदा न खास्ता अगर दूसरी निगाह डाली कहीं अंधा ना हो जाऊँ। इसलिए मेरा पैगाम अपने भाइयों के नाम ये है, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये था जी आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिससे ठंड की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो गया है। सो अभी 24 जनवरी तक बारिशों की प्रेडिक्शन है। आज ये जो हल्की फुल्की बारिश हुई, इससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो हुआ है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से कवर करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कराएं ताकि सर्दी की शिद्दत से सभी लोग महफूज रह सकें। अच्छा जी, आज की खबरों की तरफ आ जाते हैं। पहली खबर है, पीटीआई का निगरान वज़ीर आला के नाम पर भी यू टर्न। निगरान वज़ीर आला के लिए नसीर खान की जगह नवीद चीमा का नाम दे दिया। मुल्क की सियासत का पसमंदर तब्दील होने लगा। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला कर लिया। FIA लाहौर का हुंडी डीलर्स और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 3 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी बरामद, 52 अफराद गिरफ्तार। और शहर में ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक मॉनिटरिंग का आगाज। ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस यूनिट की तश्कील। तो खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। निगरान वजीर आला के लिए नसीर खान की जगह नवीद चीमा का नाम दे दिया गया। पीटीआई का निगरान वजीर आला के नाम पर भी यू टर्न। शायद मेरे ख्याल से पीटीआई ने कुछ जल्दबाजी में ये ऐलान कर दिया था, अब यू टर्न ले लिया। जी इमरान भाई। देखिए जी, कोई चंबे की बात नहीं है। पीटीआई की तरफ से इन नामों को भी फारिग करके आज ही शाहिद अफरीदी का नाम भी दिया जा सकता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न के बारे में बहुत मशहूर जमात है ना। अब लेकिन हैरानगी इस चीज़ की होती है कि आप जो है वो हुकूमत में रह चुके हैं, जब आपको पता चल गया कि केयर टेकर सेटअप आना है और उसके बाद आप पूरी एक प्लानिंग के साथ आप नाम देते, और आपने किया क्या, आपने जिन लोगों के नाम दिए, एक साहब जो है वो ड्यूल नेशनल निकले, एक ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया, एक हाजिर सर्विस रहे। मतलब अजीब बात है। और आप जिनके नाम दे रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, उन्हें खुद नहीं पता। अब मेरे ख्याल से जो नवीद चीमा साहब का भी नाम जो दिया है, मुझे तो लगता है कि आज पार्लिमानी कमेटी ने इनका नाम भी जो है ना वो निकाल देना है। तो बहरहाल ऐसे मामलात जो है ना वो सूझबूझ और समझ के साथ करने चाहिए। हालांकि इनके पास बड़े बड़े थिंक टैंक जो है वो मौजूद है।
सूझबूझ की बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े थिंक टैंक मौजूद है ना, ये कहते हैं कि जी हमारे पास अमेरिका के माइंड है, हमारे पास रशिया के वो अब माइंड नहीं है। वो भाई कहाँ नहीं है, वाकई अब सही नहीं है। अमेरिका वो वाले कहाँ आपको, गए? अमेरिका वाले कल जो कोर्ट में पेश हुए वो भी स्टेचर के ऊपर वो जिनकी बातें आप करते हैं वो वाले माइंड जो हैं वो अब हाय हाय करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इनकी हाय हाय आपको इस बात से अंदाज़ा करना चाहिए कि मैं कल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई का जो बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी को वज़ीर आला लगाया तो हम उसको चलने नहीं देंगे, हम उसको कोर्ट में जाएंगे। भाई आप लोगों के पास जो इख्तियारात थे आपने वो इस्तेमाल किए और उनका एक प्रॉपर तरीकेकार को फॉलो किया जाए। मुझे लगता है कि इस मामले में ना अब कोर्ट ने ना इनको जुर्माना कर देना कि आप हर मामले पे कोर्ट आ जाते हैं, कोर्ट ही चलाए भी सब कुछ, उसको फॉलो किया जा रहा है। निगरान सेटअप ने आना ही आना है, एक तरीकेकार है। आपने असम्बली तहलील कर दी, अब जिद किस बात की है? अना दरअसल इन्होंने अना का मसला बना रखा था। अना का ये मसला है कि आप देखिए कि पहले जो पंजाब असम्बली थी इसको सिर्फ जो है वो नाता हाउस बनाया हुआ था गुजरात का, कि आपने गुजरात से जो थे वो इश्तिहारी और इस तरह के लोग जो हैं वो वहाँ पे पना लेते थे, वहाँ पे लोगों को मारा जाता था। वहाँ पे जो आपने देखा नहीं इजलास के अंदर क्या क्या हुआ, वहाँ पे लोगों को किस तरह मारा गया, पुलिस को मारा गया, कानून नाफिज करने वाले इदारे के जो वहाँ पे बेचारे एहलकार जो 40 में कभी ये कुछ नहीं देखा असेंबली में, नहीं देखा। इस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए। उसके बाद अगर ये हटे तो उसके बाद ये मुझे याद आता है कि वो इस तरह ये चेयर के ऊपर बैठ के और प्लस्तर वो जाली बांध के जो एक दिन के अंदर ही उतर गया, वो बांध के वो दुआएं भी कर रहे थे और बददुआएं भी दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करके देख ली। ये समझते हैं कि ये ताहियात जो है वो वज़ीर आला भी रहे, ताहियात ये पंजाब जो है वो उनके अंडर भी रहे। भाई इस तरह नहीं होता। आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं? आपकी पॉलिसी अवाम दोस्त होती तो अवाम आपको रखती भी। जब आपकी पॉलिसीज़ सिर्फ ये हैं, अब देखें हुआ क्या कि पंजाब में आपने असम्बली जो तहलील कर दी, इस असम्बली की तहलील के बाद आप अगर इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए का खर्च होगा। वो किसकी जेब से जाएगा? आपकी जेब से जाएगा, मेरी जेब से जाएगा। लेकिन इन लोगों ने किसी के कहने के ऊपर, एक ऐसा शख्स जो ज़िद्दी शख्स था, अपनी अना के लिए उसने तमाम जो इश्यूज क्रिएट किए। उसके बाद उसने कहा कि मैं पंजाब की भी असम्बली तोड़ूंगा, मैं उसकी केपी की भी असम्बली तोड़ूंगा। और उसमें वो ये नहीं सोच रहे कि हम अवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, अवाम के टैक्स के पैसे इलेक्शन के ऊपर लगेंगे। उनको अपनी अना की जो है वो उसकी तस्कीन के लिए वो सारे इकदाम कर रहे हैं। और पीटीआई की तरफ से ये रवैया कि मैं ना मानूं और वो एक जिद्दी बच्चे वाली जो आदत है ना, वो हम देख रहे हैं कि हर जगह पर ही अल्लाह के हुक्म से नजर आती है। खैर अब आ जाते हैं जी निगरान वजीर आला के तकर्रुर पर पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। फैसले के लिए सिर्फ आज का वक्त है, आज भी ना हो पाया तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा फैसला। जी बिल्कुल। पार्लिमानी कमेटी जो इन जमातों की पार्लिमानी कमेटीज़ है, जो नाम इनकी जानिब से 3 दिए गए हैं, उस पर आज जो है वो बैठ कर जो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें ये नाम फाइनल करने, अगर उस पर भी इत्तफाक नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के मुताबिक वो पाबंद है इस चीज़ का कि वो जो है वो नाम अनाउंस करेगा और उस पर जो है वो तमाम जमातों को उस पर लब्बैक कहना चाहिए। लेकिन उस पर जिस तरह इरफान ने अभी बात की कि जो परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि जी हम अदालत का रुख करेंगे, तो फिर ये बनता नहीं देंगे। फिर ये बनता नहीं है कि जी एक तो आपने नाम दिए, ठीक है, जब आप इत्तफाक ना कर पाए किसी एक नाम पे तो फिर ये आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वही ये नाम जो है वो फाइनल करेगा और निगरान वज़ीर आला उसको तैनात जो है वो किया जाएगा। तो इस पे मेरे ख्याल से फिर इस पे कोई मसला होना नहीं चाहिए कि जब आपके हरगिज़ मकसद ये नहीं है। चलें, हो सकता है मे बी इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके नामों में से किसी एक को फाइनल कर दे, या हो सकता है कि जो अपोजिशन है उसकी तरफ से नाम को फाइनल कर दिया जाए। ये तो फिर इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है ना कि वो देखेगा कि वो कैंडिडेट जो वाकई इस सूबे को सही तरीके से चला सकता है, रन कर सकता है, उसका नाम जो है वो फाइनल करेंगे। वो शख्सियत भी देखेंगे, वो किरदार भी देखेंगे और तमाम पहलुओं को देकर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो नाम अनाउंस करेगा। मंडे तक हो जाएगा निगरान वज़ीर आला का तयन। मंडे को तो आप हलफ बर्दारी रखें ना। देखें कि अगर आज रात 10 बजे तक 10:10 तक ये नहीं हो पाता तो उसके बाद अगले जो है वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास होगा। और आज क्योंकि जुमा है, जुमातुल मुबारक, और कल हफ्ते को जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन वज़ीर आला पंजाब होगा। लेकिन इसके साथ बात ये है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रवैया है
कि वो लोग कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन की नहीं मानेंगे, तो फिर भाई पार्लिमानी कमेटी जो एक रवायती तरीका है, वावेला कर ले, वावेला के अलावा ना देखिए आपके पास एक राह है, उस राह के ऊपर रहे। आपने नाम दिए, दूसरी जानिब से भी नाम आए, उन नामों के ऊपर गौर के लिए कमेटी तश्कील दी गई। 3-3 पार्लिमानी कमेटी के नाम जो हैं वो दोनों अतराफ से देख दिए गए। अब उनकी आपस में सुनने तो दे, लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो उनको सूटेबल है चीज़ सिर्फ वही मानने के लिए तैयार है। वो इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, या वो वज़ीर आला पंजाब हो, वो किसी ऐसे शख्स को नहीं मानने के लिए तैयार। इस तरह से नहीं चलते, बड़े फैसले तो इस तरह से नहीं होते कि बस जो आपके वो हो जाए और उसके बरक्स अगर कुछ हो तो फिर वावेला, ऐसा तो नहीं है। खैर, इसके लिए अब आज रात 10:10 तक का वक्त है और उसके बाद कल इसका प्रॉपर जो है वो नाम अनाउंस भी हो जाएगा। हमारी दुआ ये है कि चाहे निगरान सेटअप के लिए आए, ऐसे वज़ीर आला का नाम आए जो पंजाब के लिए बेहतर हो। सो फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। इस मुगलिया सल्तनत खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। तो सियासी मंजरनामे पे हम बात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने वापसी का फैसला कर लिया, 29 जनवरी को लंदन से लाहौर पहुंचेंगी। क्या हलचल होने वाली है, बताइएगा इमरान भाई मुझे। देखिए जी, बिल्कुल मरियम नवाज जो हैं ये जब वापस आएंगी, पहली बात तो ये है कि शानदार इस्तकबाल की तैयारियाँ जो हैं वो इनके लिए की जा रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है कि मरियम जब वापस आएंगी आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून में जान पड़ जाएगी। मरियम नवाज़ के किरदार को अगर देखा जाए तो वो अभी जो वापस आ रही हैं वो ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन जो है उसके लिए वापस आ रही हैं। और अगर हम गुज़िश्ता कैंपेन जो इन्होंने चलाई उसमें सबको पता है कि किस तरह ये इन्वॉल्व थी उस इलेक्शन कैंपेन में। एक दिन में कितने जलसे जो है वो कर रही थी, हर इलाके में जा रही थी और मियां नवाज शरीफ की कमी इन्होंने महसूस नहीं होने दी अपने वर्करों को ना, जिस तरह ये बिल्कुल निकल कर सामने आए थे। और अब भी मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है। और ये जो बात मैंने पहले कही कि मुस्लिम लीग नून में जान आ जाएगी, आप देखिएगा कि जब मरियम लाहौर में आएंगी उसके बाद वाकई मुस्लिम लीग नून में जान आ जाएगी। और इसके वो तमाम जो कारकुन जो अभी खामोश है मुस्लिम लीग को, अगर आप देखें कि लाहौर में फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून खामोश है और जब इनकी क़यादत वापस आएगी फिर उनका आप जो इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगी। सो फिर तो आपको नज़र आएगा शहर में हर जगह मरियम साहिबा खुद नज़र आएंगी और जिस तरह पहले हमें एक्टिव नज़र आई इरफान, यही होने वाला है ना। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में आपने सियासत करनी है, इंग्लैंड में बैठ के आपने क्या करना है। मैं तो सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं भी नवाज शरीफ, इनको भी आना चाहिए, आके अदालतों के अंदर अदालतों का सामना करें, आके अपने केसेस के सामना करें। अगर वो सच्चे हैं तो वो अदालतों में पेश हों और आके यहाँ पे सियासत करें। आप अवाम ने आपको वोट देकर आपको मैंडेट दिया था, आपने उनका मैंडेट का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे जाके बैठ जाएं और वहाँ पे एंजॉय करें, जब मुश्किल हालात ख़त्म हो तो वापस आके इलेक्शन लड़ें। इन लोगों को वापस आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लोग भाग गए हैं, रिटायर्ड हो के भाग गए या जो सियासत छोड़ के भाग गए, इन लोगों को सबको वापस लाएं। अगर इनके ऊपर केसेस हैं तो इनको केसेस का सामना करना पड़ना है। बात वही है कि कानून का जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको कानून में गिरफ्त में आए तो हम हर सियासी पार्टी का ये देख रहे हैं। आप देखें नून लीग के जो कायद है मियां नवाज शरीफ, वो वहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं तो एक साहब जो हैं वो जाली सा प्लस्तर लगा के, जो छोटे छोटे ज़ख्म हैं वो जाली सा प्लस्तर लगा के वो भी अंदर बैठ गए। फिर उनका एक लीडर हमने देखा कि वो बेचारा जो कहता था मैं जट्टा दा पुत्तर हाँ, वो हाय हाय करता हुआ स्ट्रेचर पे, कभी खांसी उसको शुरू हो जाती है। तो ये सियासत इसका नाम नहीं है। सियासत के लिए आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह जो है वो अपना खून भी देना पड़े तो दें, आपको जेलें काटनी पड़े तो जेलें काटें, लेकिन इस आवाम के लिए यहाँ पे रह के करें। ये ना हो कि आप कभी इंग्लैंड चले जाएं, कोई घर पे प्लस्तर जाली सा बांध के बैठा है, कोई हॉस्पिटल में बैठ गया। अब जो टाइम है आपको आवाम के दरमियान में जाना है, उनके मसले सुनने और उनको हल भी करना है, फिर ही आप आवाम की फेवर ले सकते हैं। हर दूसरा बंदा परेशान है जो हालात चल रहे हैं। खैर अगली खबर की तरफ भी हम चलते हैं। मैं पहले अस्पतालों की यहाँ पर सूरत हाल वो इसलिए क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ अवामी मसाइल क्या है। यहाँ पर जी निजी अस्पतालों में टेस्टों और डॉक्टर्स की फीस मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में अखराजात फीसों के लिए रेगुलेशन रूल्स बना रहे हैं। 15 रोज में बोर्ड से मंजूरी लेंगे, सीओ हेल्थ कमीशन का अदालत में बयान। अब हालात ये है कि सरकारी अस्पतालों में तो सहूलत कोई नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों का जो दिल कर रहा था वो कर रहे थे। जी इमरान भाई। ना देखें, निजी हॉस्पिटल्स को
निजी हॉस्पिटल में टेस्ट और डॉक्टरों की जो फीसें हैं वो मुकर्रर करना जो है वो इसी चीज़ के मुतरादिफ है कि जब आप किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करने जा रहे हैं। आप देखिएगा ये नहीं होगा। ये अभी हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सिर्फ एक बयान दिया गया है अदालत में। मेरे ख्याल से अदालत को चाहिए कि इस बयान को नोट कर ले और हेल्थ केयर कमीशन से टाइम फ्रेम ले कि कब तक आप इस चीज़ पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन ये नहीं होगा, ये माफिया है, ये माफिया है। मैं कोई भी हुकूमत आए वो इस माफिया के आगे हमेशा से घुटने टेकती रही है। आप जब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने जो कीमतें मुतय्यन कर रखी थी कि डेंगू टेस्ट की मिसाल लेता हूँ कि उन्होंने कहा था कि डेंगू टेस्ट जो है वो 90 रुपये में होगा। और जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे डेंगू टेस्ट करवाने के लिए तो उन्होंने डेंगू के 3 रेट्स लिखे होते थे कि एक 90 रुपये में टेस्ट होगा, एक आपका 400 रुपये में होगा और एक 700 रुपये में होगा। भाई एक डेंगू का टेस्ट करवाना है और उसके भी उन्होंने 3 जो है वो दर्जाबंदी करके रखी थी कि 3 रेट्स हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये अभी सिर्फ बयान है जो कि हेल्थ केयर कमीशन ने शायद अपनी जान छुड़ाने के लिए अदालत में दिया है। और मेरे ख्याल के मुताबिक अब अदालत को चाहिए कि इनसे टाइम फ्रेम भी लेके आप कब तक ये चीज़ करेंगे। इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे की सहूलियत जो है वो ना होने के बराबर है। वहाँ पर तो पैनाडोल और अगर डिस्प्रिन की बात करें वो तक नहीं होती। अगर डॉक्टर ने लिख कर दी है कि एक पत्ता जो है वो मरीज को दिया जाए, लिखा होता है। और जब आप डिस्पेंसरी पे जाते हैं जो डॉक्टर के बाहर सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद होती है, आप यकीन जाने वो आपको 2 टैबलेट्स देगा, कहेगा जी बाकी मेरे पास है ही नहीं। हालात तो ये मामूली दवाइयाँ, मरीज जो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आ रहे हैं, जान बचाने लोग तो मजबूर है ना, वो बेचारे अपने प्यारों की जान बचाने के लिए फिर क्या करेंगे, महंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उनका खून निचोड़ता है। अल्लाह ताला ना ही किसी को ये हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाए। यहाँ तो हालात बहुत ही बुरे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल आप नहीं अफोर्ड कर सकते जब तक आपके पास पैसा नहीं है, और सरकारी अस्पतालों में आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। तो इरफान की खबर है जी, FIA लाहौर का हवाला हुंडी डीलर्स और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 3 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी बरामद, 52 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। क्या कहना चाहेंगे अना? इसमें आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जब ये डॉलर के इश्यूज़ चलना शुरू हुए कि आपने LC बंद कर दी, उसके बाद डॉलर जो है ब्लैक मार्केट में जो है स्मगल होना शुरू हुआ, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से FIA को और स्टेट बैंक से ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ पे इल्लीगल बिज़नेस हो रहा है डॉलर्स का या गैर मुल्की करेंसी का, तो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो FIA की जानिब से उसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया गया। और कल जो था वो एक भरपूर क्रैकडाउन था लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें माल रोड था, नाबा रोड था, निस्बत रोड था, जहाँ मार्केटों में अरसा दराज से। और ये पहले प्लान करके किया जाता है? जी बिल्कुल, ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो ऑपरेशन होता है, जिसमें इंटेलिजेंस की जानिब से जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। उसके साथ साथ स्टेट बैंक, क्योंकि इन तमाम जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये बैंक के अंदर भी ट्रांजेक्शन जाएगी। कोई भी ट्रांजेक्शन सस्पिशियस जब लगेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, कोई भी ट्रांजेक्शन, ये तो रोजाना की बुनियाद पर काम हो रहा है आपका एक आधा ऑपरेशन। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। जिन लोगों को पकड़ा गया कल, ये अरसा दराज से कर रहे थे, मैं निस्बत रोड के ऊपर या माल रोड के ऊपर या दीगर जो ऐसी मकामात के ऊपर। लाहौर में मनी चेंजर्स आपको काफ़ी ऐसे नज़र आते हैं जो अरसा दराज से यही काम कर रहे हैं। वो प्राइस बॉन्ड का हो, वो इसका जो डॉलर की ट्रेड है इसका हो रहा हो, या इसके साथ साथ हवाला हुंडी का, तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन बात वही है कि आपको जब वफाक कहे तो फिर FIA हरकत में आए। इससे पहले इन तमाम इदारों को, क्योंकि स्टेट बैंक के पास हर बैंक अकाउंट वो आपका है, मेरा है, इमरान का है, हर बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनके पास हैं कि अगर उसमें सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, अगर आपके सैलरी अकाउंट है तो सैलरी आ रही है, अचानक आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया किसी जगह से ट्रांसफ़र होगा, तो वो आप उसकी वॉच लिस्ट में आ जाएंगे कि भाई आपके पास पैसे ये कहाँ से आए। नहीं तो डू यू थिंक कि स्टेट बैंक का सिस्टम इतना एक्टिव है, लेकिन बात वही है कि इसके ऊपर वर्किंग आप कब करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि FIA की तरफ से बहुत से ऐसे जो अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जिसमें आपको याद होगा कि मोनस लाई और उनकी फैमिली और चौधरी परवेज़ लाई उनकी फैमिली, उनको जो है वो उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए बुलाया गया था, समन भिजवाया गया, ख्वाह वो नहीं आए। लेकिन बात वही है कि उनको भी स्टेट बैंक की इस STR, इसको STR बोला जाता है कि स्टेट बैंक की जानिब से एक अलर्ट जनरेट किया जाता है कि इनके अकाउंट में बहुत पैसे आ चुके हैं, इनको आप वेरीफाई करें।
तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये इदारे हरकत में आते हैं। लेकिन बात वही है कि क्या स्टेट बैंक को अब पता चला कि चौधरी परवेज़ लाई या उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, जो उनकी ख़वातीन हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे आना शुरू हुए, ये कब से आ रहे होंगे? क्यों तब वो लोग हरकत में नहीं आए? तब जो है ये इदारे जो हैं तब ये अलर्ट क्यों नहीं जनरेट करते? अगर ये हर काम ऑटो पे हो, हर काम जो है वो अपना इदारा अपना अपना काम कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो देखने में आया वो तमाम चीज़ें सियासी हलचल के साथ जो चल रही होती हैं कि सियासत किधर जा रही है, ताकत किसके साथ है, तो उसके साथ ये इदारे भी अटैच हो जाते हैं और उसके बाद ये वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सही। सो अब मैं ये जानना चाहूंगी, ये एक दफ़ा काम हुआ रुक गया कि मुसलसल अब ये कोई इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह? देखिए अभी FIA की जानिब से तो यही कहा गया है कि इसको हम जो है कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन के अंदर लेके चलेंगे, लेकिन बात वही है कि इसको सिर्फ वक्ती तौर पे अगर किया जाएगा तो फिर नहीं होगा। अब देखें हुकूमत की तरफ से LCs बंद हुई तो उसमें कुछ ट्रेडर से उनसे बात कर रहा था कि आप लोग कारोबार कैसे, वो तमाम के तमाम लोग TTs के ज़रिए जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कारोबार करना है। अब स्टेट को पैसे नहीं आ रहे, हवाला हुंडी वालों को पैसे जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए हुकूमत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, इदारों को अपना काम करना होगा, फिर मामला ठीक हो सकता है। सही जी। अगली खबर ये है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस यूनिट बनाया गया है। शहर में ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक मॉनिटरिंग होगी। सेफ सिटी के कैमरों के बाद ड्रोन कैमरों की एंट्री हो गई है। जी इमरान भाई। देखिए जी, पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये ड्रोन कैमरों से अगर मॉनिटरिंग कर रही हैं, आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम होती है। पहली बात तो यह है कि लाहौर में अभी देखा जाए जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ की सूरत आपके सामने है। कलमा चौक की मिसाल, फिरोजपुर रोड की मिसाल आपके सामने है। ठीक है, हम बारहा ये चीज़ें पहले भी कह चुके हैं कि लाहौर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो दो हैं। वो क्या हैं? एक तो आपकी तजावज़ात हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पार्किंग की सहूलियात ना होना, ठीक है ना। आप जितने भी प्लाजे देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आम नहीं करेंगे तब तक इतनी गाड़ियां हैं रोड पे, है ना। वो तो एक बड़ी चीज़ है जो आप बात कर रही है ना, आप यकीन जाने ये लॉन्ग टर्म चीज़ है और इसका फायदा आने वाली नस्लों को होगा। मिसालें हैं, हाँ, आने वाली नस्लों को होगा। लेकिन आप इन्हें छोटा मोटा काम नहीं ये करते, आप उन्हें क्या कह रही हैं? गाड़ी पे दफ्तर आ रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन देखें, मैं जो चीजें कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें मैं गिनवा रहा हूँ कि तजावज़ात जो है वो खत्म नहीं हो पाई। जिसका जहाँ दिल करता है वहां पर गाड़ी पार कर देता है। फिरोजपुर रोड की मिसाल आप देख ले। उसके बाद आपने क्या किया, मुझे ये समझ नहीं लगी कि पूरे शहर में सर्विस लेन्स बनी हुई थी, आपने वो भी सारी खत्म कर दी। रोड को खुला करने के लिए आपने सर्विस लेन खत्म कर दी। और भाई अगर आपने सर्विस लेन खत्म कर दी है तो लोग क्या करेंगे? मेन रोड पे पार्किंग करेंगे ना, तो लोग अब कर रहे हैं। तो ये मसाइल जो हैं, आपको बेसिक इनकी जो जड़ है ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इन मसाइल की आप तजावज़ात को ख़त्म करें, पार्किंग की सहूलियात दें, पार्किंग प्लाजे दें, फिर शायद ये ट्रैफिक रश जो है ना ये ख़त्म हो जाए। ऐसे ड्रोन कैमरे और ये चीज़, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें मैं आपको बताऊँ, ये सारी ना एक आई वॉश है। हमारी अदालतें, अगर मैं अदालतों से अगर माजरत के साथ ये बात कर सकूँ, अदालतें अपना काम करें तो ये काम ना हो। अब अदालत की तरफ से ये स्मोक का जो बनाया गया है कमीशन, उस कमीशन में ये बताया गया था कि कमीशन ने अहकामात दिए थे, अदालत ने, अदालतिया ने, कि ड्रोन के ज़रिए आप मॉनिटरिंग करें कि कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक इंजेक्शन है जो है वो मिल रहा है, उसके लिए करें। हालांकि ट्रैफिक पुलिस को भी पता है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। हमें पता है कि ये चौक जो है इसकी रीडिज़ाइनिंग होने वाली है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, नाकस इंजीनियरिंग है, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है, या वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हमें करनी है तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो ब्लॉक ना हो। ये सारी चीज़ें उन ट्रैफिक पुलिस को पता है। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने कहा तो कल जो है वो ड्रोन लेके CTO साहब भी बेचारे वहाँ पे खड़े हो गए कि मैं कोर्ट में या जाके ये बता सकूं कि मैंने जी सर देखें आपने हुक्म दिया था, मैंने वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। ये सारी चीज़ें वो हो रही हैं। अब अदालतें जो हैं ये, अगर जैसे अभी थोड़े देर पहले हम खबर डिस्कस कर रहे थे कि अदालतों ने कहा कि आप जो है ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें टेस्ट का रेट मुकर्रर करें। भाई अदालतों का काम है, आप ये कम से कम करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल को दफ़ा करें। आप सरकारी हॉस्पिटल जिसमें आम आदमी ने जाना है उसके ऊपर सूमोटो लें, उसके ऊपर एक्शन लें। पहले आप हुकूमत से सवाल करें ना, तो कर लें। आप प्राइवेट की तरफ चले गए हैं, आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ भी गए थे, उन्होंने क्या फीसें लेनी बंद कर दी? छुट्टियों में उन्होंने स्कूलों में फीसें लेनी बंद की। अदालत ने कहा था ना ये माफियाज हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। अदालतें
अगर अपने अदालत के अंदर इंसाफ देना शुरू करें और इस कामों में अगर वो पड़ ही गए हैं कि उन्होंने दूसरे कामों की तरफ भी उन्होंने उनको भी ठीक करना है, तो खुदारा उसका डायरेक्शन को ठीक रखें। इस तरह के काम जो हैं, ये कहा जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से जाके चेक करें। और कल CTO साहब की भी तस्वीरें, वीडियोस हमने भी चलाई, क्योंकि उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई थी और जिसने प्रेस रिलीज भेजी उसने रिक्वेस्ट की, मलिक साहब कल कोर्ट च पेश होना तो ताड़ी मेहरबानी है चला देना। तो ये तो हालात हैं, तो इसके बाद तो फिर ऐसे ही चलेगा ना मामला। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन शहर के ट्रैफिक कंट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि रोड्स कुशादा भी हो रहे हैं, अंडरपासेस बन भी गए हैं, बन भी रहे हैं, बावजूद इसके आपको घर से यहाँ तक आने में तकरीबन कोई 1 घंटा तो चाहिए ही होता है। अब हालात ट्रैफिक के किस तरह से चले देख लेते हैं, इस ड्रोन के बाद कौन सी बेहतरी आ जाएगी। अदरवाइज तो हालात आपको बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं, जब तक कि 3-4 मसाइल जिनमें हमने तजावुजात का जिक्र किया, पार्किंग प्लाजों का किया, ये नहीं हल हो जाते, ट्रैफिक के मसाइल जूं के तू रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पेपर हेडलाइंस के बाद आते हैं। ठीक, स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। आजकल नौजवान लड़कियों का मसला ये है कि वो स्लिम, फिट और बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हैं। ऐसे में क्या होता है, जब आपको पता चलता है जी अच्छा जी आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई और आप तक आकर डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारे इश्यूज इससे बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है। जो आप एक्सट्रीम लेवल की डाइट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोटीन इनटेक लेनी होती है, चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सो डॉक्टर्स इस चीज़ से भी मना करते हैं कि हार्मोनल इशू हो जाते हैं। अब वो लोग जो कि इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनके लिए सजेशन क्या है, और जो लोग प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने डाइटिंग करनी है, ये जो डाइटिंग वाला भूत है ये आपके लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी रीज़न है जो कि कॉज करती हैं कि आपको प्रॉब्लम का सामना रहता है शादी के बाद। सो आज के प्रोग्राम में हम इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सिद्दीक साहब मौजूद हैं, IVF स्पेशलिस्ट हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सिटी 42 का उन्होंने एक बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमें इनवाइट किया। तो सबसे मुझे खुशी इस बात की है कि आज आपने जो बात शुरू की है वो प्रिवेंशन से बात शुरू की है। एग्जैक्टली। पहले हमने जितने प्रोग्राम किए हैं वो डिजीज़ के हवाले से कि ये प्रॉब्लम हो गया है, इसका क्या हल है। अब क्या करना तो आपने जो बात की है वो है कि प्रिवेंशन कैसे करनी है। अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये मोटापा है या उसके अपोजिट दोनों भूत, जो आपने भूत की बात की है कि डाइटिंग का भूत है, मैं समझता हूँ दोनों भूत जो है ना, दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। मोटापा भी गलत है और एक्सट्रीम, अगर आपका BMI ठीक है, आपका वेट ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसका वेट को रिड्यूस करने की कोशिश। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आप डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, चाहे आप मोटे हैं चाहे आप मोटे हैं चाहे आप पतले हैं, ठीक है। सब ये जो आपने कहा ना कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग, और ये भी गलत है। ज़्यादा प्रॉब्लम मोटापे से आ रहा है। मोटापा अगर है, चाहे वो खातून में है चाहे वो मर्द में है, दोनों फर्टिलिटी को कंस्ट्रक्शन करने में ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है। आप सुन के हैरान होंगे, जब हम स्टूडेंट थे तो जब हम सीमेंट टेस्ट करते थे किसी मेल पार्टनर का, तो स्पर्म काउंट हंड्रेड्स में होती थी, 100 मिलियन पर ml के करीब। अब जो है वो फिर 50 हुई, फिर आजकल 15 मिलियन तक रह गई। हम कहते हैं जी 15 भी चलें ठीक है, वो इतना वो स्पर्म काउंट डाउन हो गया। इसकी बेशुमार वजूहात जो है ना एक्सपर्ट्स ने बयान की हैं। एग्जैक्ट वजह तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन उनमें से एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी, दूसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखिए, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, हमने कभी इनको बॉदर भी नहीं किया कि ये इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है। एक जगह मैंने पढ़ा कि इसी रेट से अगर स्पर्म काउंट कम होती गई तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के मर्द जो हैं वो बांझ हो जाएंगे। तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है, तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। मोटापा जो है ये भी एक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन उससे आप बचिए। और दूसरा स्ट्रेस, आजकल के नौजवानों में मैंने देखा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस भी अफेक्ट करता है, आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, आपके स्पर्म काउंट को अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस जो है वो भी नहीं लेने की ज़रूरत। कुछ लोग अपनी जॉब की वजह से स्ट्रेस में हैं, कुछ घरेलू हालात की वजह से हैं, कुछ देखिए ये मुल्की हालात हमारे साथ साथ ही हैं, तो इनको हमने साथ लेके ही चलना है।
तो उसको बहुत ज़्यादा जहन पे स्ट्रेस बनाने से ये सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। खातून के अंदर भी इसी तरीके से वो स्ट्रेस की वजह से कंसेप्शन नहीं होती। तो आपने वेट को कंट्रोल रखना है, ना वेट बढ़ने देना है, ना आपने बहुत ज़्यादा वेट को कम करना है। अगर एक खातून जहाँ से आपने बात शुरू की, अगर एक खातून बहुत ज़्यादा अपना वेट रिड्यूस कर लेती है तो उसके हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। हार्मोन्स अफेक्ट होने के साथ साथ उसके पीरियड्स जो है ना वो भी अफेक्ट होंगे। अगर पीरियड्स अफेक्ट होंगे तो उसकी ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। ओवुलेशन डिस्टर्ब होगी तो जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की कि ओवुलेशन ना होना जो है खातून के अंदर, ये भी एक मेजर काज है इनफर्टिलिटी का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस और एक्सट्रीम वेट रिडक्शन के साथ हो जाती हैं। सही। फिर हार्मोन्स में जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात की, तो वो भी इस तरीके से आप अगर अनहेल्दी लाइफ से रखेंगे तो ये प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं चिकन तो बिल्कुल नहीं खाना नौजवान लड़कियों को। फिर ये आजकल जो हम देखते हैं खुला दूध मिलता है, गाय भैंसों को इंजेक्शन ऐसे लगा दिए जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इशू कॉज कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या मैसेज आप देंगे? मिथ है क्या बाकी इसमें रियलिटी? काफ़ी इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, लेकिन मैंने जो इस पर रिसर्च की है वो है कि चिकन खाने से कोई ऐसा नुकसान बॉडी को नहीं हो सकता, ना ख़वातीन को ना मर्दों को। जो चिकन बाज़ार में अवेलेबल है वो खाने से कोई नुकसान नहीं। हाँ, अगर आप टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने देसी मुर्गी का गोश्त ही खाना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन साइंस ने अभी तक इसको साबित नहीं किया, कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई जिससे पता लगे कि ये चाहे वो इंजेक्शन लगा रहे हैं चाहे नहीं लगा रहे, लेकिन ये खाने से कोई इनफर्टिलिटी हो जाती है, ये चिकन खाने से कुछ चेहरे पे बाल औरतों में आ जाते हैं, ऐसी कोई एविडेंस सामने अभी तक नहीं आया। सही। और ये जो मिल्क के हवाले से कि खुला दूध भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, जो हार्मोनल इंजेक्शन। देखें, खुले दूध के अंदर मिलावट हो सकती है, तो वो मिलावट के लिए हुकूमत जो है ना उसको इक़दाम करने चाहिए। मिलावट वाला दूध ज़ाहिर है कि जो भी चीज़ में मिलावट है उसमें क्या डाला गया है किसी को पता नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आपने दूध ले लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलावट होनी चाहिए, जब आपने दूध ले लिया अच्छी तरह उसको बॉयल कर लिया तो उसमें काफ़ी हद तक जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छी तरह जहाँ से भी दूध लिया, पहले तो यह है कि अच्छा सोर्स लेने की कोशिश करें। जिस तरह आपने मिलावट की बात की, कोशिश करें कि मिलावट पाक दूध हो। लेकिन जैसा भी आपको मिल रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये कहाँ से चला, कहाँ से आया, कहाँ गया, तो कहाँ मिलावट हुई या नहीं हुई, वहाँ तो हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ आ गई है, अगर वो दूध अगर आप अच्छी तरह उसको बॉयल कर लें, बॉयल करके पिएं, तो कोई इतना नुकसानदेह नहीं, इतना नुकसानदेह नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल की हमने बात की कि सबको पैकेट वाला दूध जो है ठीक है, पैकेट वाला दूध पूरी दुनिया में ये चलता है, लेकिन हमने अपने मुल्क को देखना है, हमने अपनी सोसाइटी को देखना है। अगर पैकेट वाला दूध हमारे आम गरीब आवाम अफोर्ड नहीं करते तो हम ये कहें कि खुला दूध बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो वो भी शायद इतना मुनासिब नहीं होगा। तो हमने गरीब आवाम को भी देखना है। बिल्कुल, तो अगर इन एहतियात के साथ बॉयल करके पी लें तो मेरा ख्याल फिर ऐसा तो उसका नुकसान नहीं होगा। हमने हेल्दी लाइफस्टाइल में बात की, आपका रूटीन, खास तौर पे आज हम यंग लड़कियों की बात कर रही हैं। ईटिंग हैबिट्स होनी क्या चाहिए डॉक्टर साहब? आपको किन चीज़ों का अपनी डाइट में फोकस रखना चाहिए कि ये आपके लिए बहुत हेल्दी है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें, आप अपनी डाइट में अगर दो चीज़ें फोकस कर लें कि इसमें मैंने फोकस करना है। देखिए, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारे मुल्क में फ्रूट और सब्जियां जो हैं वो बाकी यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में सस्ती मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप फ्रूट और सब्ज़ी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कर लें, यहाँ तो लोगों को लगता है गोश्त खाना बड़ी हेल्थ है, आप बड़े अच्छे अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। गोश्त भी ज़रूर खाइए, लेकिन अपना फोकस जो है ज़्यादातर जो है सब्जियों और फ्रूट पे करें। जो भी मौसमी फल है वो आप खाएँ, ये बहुत हेल्दी है। सब्जियों के हवाले से ये है कि पकी हुई सब्जियाँ भी आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ वाइटामिन ऐसे हैं जिस तरीके से हम खाने को पकाते हैं काफ़ी वाइटामिन जो है ना उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए कच्ची सब्जियां यानी सलाद की फॉर्म में वो अपने खुराक में ज़रूर शामिल कीजिए। मैं जब भी किसी दावत पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सलाद वैसी की वैसी पड़ी होती है, तो लोग वो चिकन और इस तरह की जो गोश्त के आइटम्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो मैं गोश्त खाने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, वो भी ज़रूर खाइए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर नट्स जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए। ख़ासतौर पर नट्स में नंबर 1 पे आता है अखरोट। अखरोट हम जब ये नट्स खाते हैं सर्दियों के मौसम में,
तो हम खाते ही जाते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट जब हम खाना शुरू करते हैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। डेली जो है ना, आप समझें कि हैंडफुल, ठीक है, इतना बादाम या अखरोट इतना हो गया, ये रोज़ का अगर आप खा लें तो वो एक बड़ा हेल्दी है। सो नंबर 1 पे आता है अखरोट, नंबर 2 पे बादाम है, नंबर 3 पे पिस्ता है। मूंगफली हम बहुत खाते हैं, वो भी नट्स में आती है और हेल्दी है, लेकिन मूंगफली नट्स में ज़रा थोड़ी सी लो लेवल पे आती है। और दूसरा जो चीज़ें नुकसान देती हैं वो फ्राइड चीज़ें हैं। इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, तो फ्राइड चीज़ों से आप अवॉइड करें। और फ़िश भी आपने खानी है तो ग्रिल फ़िश खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरीके से हमारे यहाँ लाहौरी फ़िश बनती है, पहले ऊपर बहुत ज़्यादा बेसन लगा देते हैं, फिर उसको डीप फ्राई करते हैं। तो जब आप फ्राई करते हैं तो वो सारा का सारा ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको आप अवॉइड करें, ग्रिल फ़िश आप इस्तेमाल करें। और तीसरा ये है कि विटामिन डी जो है वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब फर्स्ट टाइम मैंने विटामिन डी के बारे में सुना, आज से कोई 15 साल पहले, एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने लेक्चर दिया, तो उन्होंने कहा कि विटामिन डी जो है ये बहुत अच्छी है, ये इनफर्टिलिटी के लिए भी अच्छी है, जिगर के लिए भी अच्छी है, दिमाग के लिए भी अच्छी है। तो मैंने बड़ा उनका, उस एक्सपर्ट का बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने कहा ये तो कोई हकीम साहब ने लेक्चर दिया है कि जी विटामिन डी हर चीज़ का इलाज है। लेकिन लेटर ऑन जब हमने इस पर स्टडी की और रिसर्च की तो हमने देखा कि वाकई विटामिन डी जो है सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और विटामिन डी का इस्तेमाल करना चाहिए। हर शख्स जो है उसको अपना विटामिन डी का लेवल चेक करना चाहिए। और अगर आप मेडिसिन से अवॉइड करना चाहते हैं तो जो सुबह की धूप है, सुबह और शाम की जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज उसमें होती हैं, वो आपकी स्किन जो है विटामिन डी वो बनाती है। तो विटामिन डी खुली फ़िज़ा में सांस लें, धूप में बैठें कुछ देर। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो विटामिन डी का इस्तेमाल करें और ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फॉलिक एसिड का क्या रोल है? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि आपको एक स्पेसिफिक एज में शादी हुई है नहीं हुई, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलिक एसिड बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक विटामिन है और ये विटामिन जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी में हेल्प करता है। और नंबर 2, जो आपके बेबीज़ में कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, स्पेशली जो नर्वस सिस्टम के जो क्या उसे आसाबी निज़ाम कहते हैं, आसाबी निज़ाम के जो डिफेक्ट्स बाई बर्थ डिफेक्ट्स बच्चों में पैदा हो जाते हैं, उसको रोकने में फॉलिक एसिड बहुत हेल्प करती है। और फिर आपका जो हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, आयरन लेवल आपका जो खून में बढ़ता है, उसमें ये हेल्प करती है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सो जो फॉलिक एसिड भी बहुत अच्छी एक विटामिन है। मुझे ये बता दें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट में क्या क्या नॉर्मली इश्यूज हो सकते हैं और जिनको लेके हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? लोग कहते हैं ना फटाफट हम डॉक्टर के पास भाग जाएंगे, ये इशू हो गया, पता नहीं क्या है। देखिए, प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप ज़रूर होना चाहिए। ये चेकअप ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएँ। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई ट्रेंड मिडवाइफ अवेलेबल है तो बेशक उसके पास चले जाएं। आजकल गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं वो जो कि क्या उसे कहते हैं, LHVs जो हैं, LHWs, लेडी हेल्थ वर्कर्स, गवर्नमेंट ने गांव-गांव में मुकर्रर की हुई हैं। उनको हमने ट्रेन किया हुआ है कि आपने प्रेगनेंसी में ये चीज़ें चेक करनी है। सो प्रेगनेंसी में एक तो आपका अगर फैमिली में शुगर है तो आप अपना ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराएं, बल्कि प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले जो है आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर ब्लड शुगर, देखिए ब्लड शुगर के बारे में लोगों को थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। हम ये समझते हैं कि अगर आप 100 या 110-12 भी ब्लड शुगर खाली पेट है तो वो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और खाने के बाद अगर ब्लड शुगर 160-170 तक भी है तो कोई इतना इशू नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है या ओल्ड एज के कोई अफराद हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये फार्मूला अक्सर लोग अपनी प्रेग्नेंट ख़वातीन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मसलन कहते हैं जी मेरे वालिद साहब शुगर के मरीज़ हैं, वो खातून प्रेग्नेंट खातून हमारे पास आती है, तो उनको डॉक्टर ने कहा हुआ है जी आपका खाली पेट जो है ना सुबह 110-120 भी ठीक है, और खाने के बाद आप 2 घंटे के बाद चेक करवाएं, और अगर आपका 150-160 है वो भी ठीक है। नहीं, ये प्रेगनेंसी में ये नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में जहाँ ब्लड शुगर चेक कंट्रोल करते हैं वो माँ के लिए नहीं कर रहे, वो बच्चे के लिए कर रहे हैं। बच्चे के लिए थोड़ा सा भी ब्लड शुगर ज़्यादा हो तो बच्चे पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर का जो लेवल्स हैं या उसका जो कंट्रोल है वो थोड़ा फ़र्क मॉनिटर करना इसको बहुत। तो प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि खाली पेट ब्लड शुगर 95 से नीचे होना चाहिए। ठीक है। 110 या 120 ठीक नहीं है। 195 से नीचे रखें,
और खाने के 1 घंटे के बाद आपने चेक करना है। ठीक है। जो बूढ़े अफराद अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद भी चेक कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में हम कहते हैं स्ट्रिक्टली 1 घंटे के बाद करें। वो 1 घंटे के बाद जब आप करें तो 140 से नीचे रहना चाहिए। ठीक है। तो एक तो ये है कि शुगर के हवाले से अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में एक खातून प्रेग्नेंट हो गई है, तो उनको इस अंदाज से शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए जो बच्चे पे इफ़ेक्ट कर सकती है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको दांतों का मसला है, आप डेंटिस्ट के पास में हैं, तो ख़वातीन को चाहिए कि अगर उनकी प्रेगनेंसी है, चाहे वो 1 माह की है, चाहे 2 माह की प्रेगनेंसी है, तो उस डॉक्टर को या डेंटिस्ट को ज़रूर बताएं कि मुझे ये प्रेगनेंसी है, ताकि वो ऐसी मेडिसिन से डॉक्टर अवॉइड करेंगे जो बच्चे पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे जो है प्रेगनेंसी पहले 3-4 महीने में एक्सरे जो है वो शुआएँ जो है एक्सरे की, वो बच्चे के नुकसान। हाँ, यहाँ मैं ये क्लियरिफाई करता जाऊँ, कुछ लोग अल्ट्रासाउंड को एक्सरे के साथ कंफ्यूज करते हैं। सही। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है। एक्सरे सेफ़ नहीं है, सीटी स्कैन सेफ़ नहीं है। सही। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है वो बिल्कुल सेफ़ है। और अल्ट्रासाउंड शौकिया नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मेडिकल ज़रूरत है, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया, कोई इंडिकेशन है, तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर प्रेगनेंसी में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़े भी कराना पड़े, वो सेफ़ है। ठीक। सेफ़ का मतलब ये ना कि आप बार बार करवाएं, लेकिन एक्सरे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। एक्सरे डॉक्टर के कहने के बगैर आपको नहीं करना चाहिए। फिर और शुरू में नौजिया वॉमिटिंग के मसले मसाइल होते हैं, और नौजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ क्वाइट कॉमन। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। सिर्फ आप जो है ना ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें। और कुछ लोगों को खाली पेट सुबह होता है, सुबह उठते ही कोई बिस्किट या टोस्ट मुंह में डाल लें, तो उससे वो ठीक हो सकता है। इन चीज़ों पे तो बेसिकली प्रेगनेंसी में शुरू में ये मसाइल होते हैं। ठीक। और आपकी फैमिली में अगर कोई पहले से कोई इस तरह के हैं प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई, तो वो अपने डॉक्टर को या आप LHV को ज़रूर इन्फॉर्म करें। बताएंगे। वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हमने आज के शो में शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन कर साथ मिलेंगे। मौसम कैसा रहेगा टुडेज वेदर में? मायदा की तरफ चलेंगे। जी मायदा, बताइए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, क्या वीकेंड पे इसी तरह बारिश होने वाली है? शहर की मौसम की बात की जाए ना, तो शहर का मौसम जहां कल धूप देखने में नज़र आ रही थी, तो एकदम मौसम ने अंगड़ाई ली है और मौसम में अच्छी खासी तब्दीली देखने में नज़र आई है। ठंडी तेज़ हवाएं इस टाइम हमारे शहर में चल रही हैं, और उसके साथ साथ सुरमई बादल जो हैं शहर भर को अपनी लपेट में ले लिया है। साथ ही अगर देखा जाए तो मौसम बहुत खुशगवार है। जहाँ पर थोड़ी सी कल गर्मी की फील देखने में नज़र आ रही है धूप के बायस, तो वहाँ आज फिर से सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आया है। साथ ही जब मैं मौसम की सूरत हाल बता रही होती हूँ ना, तो आपने नोट किया होगा कि मैं लाजमी हमारे शहरियों को ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर इस तरह का मौसम है तो आपने इस मौसम को कैसे इंजॉय करना है। तो ड्राई फ्रूट्स, चाय, समोसे, पकौड़े, गाजर का हलवा या दूसरे हलवा जात जो है उनके ज़रिए, और साथ ही गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी का कप लाजमी, और इस मौसम को इंजॉय करें तो मौसम जो है उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ये चीज़ें ऐसी है कि सुन के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आपने इस मौसम को, जब आप जाएंगी बाहर, तो आपने लाजमी इंजॉय करना है, क्योंकि ये चंद दिन है मौसम को ऐसे इंजॉय करने के लिए। तो देखा जाए कल से हल्की बूंदाबांदी भी कहीं देखने में नज़र आई है। आज सुबह के औकात में भी कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई थी। तो महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा टेम्परेचर इस टाइम जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुरमई बादल जिस तरह से छाए हुए हैं पूरे शहर में, तो वो कहीं ना कहीं आज कभी किसी वक्त भी जो है वो बरस सकते हैं। और टेम्परेचर की बात की जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और उसी के साथ साथ जहाँ मौसम ओवरऑल यहाँ इतना अच्छा खूबसूरत रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से अगर शहर को आज देखा जाए तो 6ठे नंबर पर आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब कि आज फ़िज़ाई आलूदगी भी जो है वो कम रिकॉर्ड की जा रही है। तो हमारे शहरी इस मौसम को जो है बड़े एहतियात के साथ और बहुत ही इंजॉय करके खूब जो है वो इस मौसम का जो है वो मज़ा दुबाला कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू मायदा, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। कल प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे और उनकी बर्थडे को भी हम स्पेशल इसी तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अपनी पिक्चर्स अभी से हमें भेजना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी हमने बतानी है जी आज की रेट लिस्ट आज के भाव में।
ज्वाइन कर रहे हैं हमें हाफिज दिलावर, उनसे जानेंगे आज की रेट लिस्ट क्या है। ओवर टू यू। जी ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की बात की जाए तो 240 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के बाज़ार में 260 रुपये तक प्याज जो है फरोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये 80 रुपये टमाटर जो है फरोख्त हो रहा है। लहसुन की अगर बात की जाए तो 340 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 370 रुपये लहसुन जो है फरोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात की जाए तो 400 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 450 रुपये अदरक जो है फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 155 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 170 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। आलू की अगर बात की जाए तो 29 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये आलू जो है फरोख्त हो रहा है। शलजम की अगर बात की जाए तो 30 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 33 रुपये तक शलजम जो है फरोख्त हो रहा है। लीमू की अगर बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 65 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की अगर बात की जाए तो 90 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 100 रुपये मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ बंद गोभी की अगर बात की जाए तो 20 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 25 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 66 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। मटर की अगर बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 105 रुपये मटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हमें सब्जियों की कीमतें आपने बता दी हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज की जी हेल्दी टिप हमने शामिल करनी है, आपको बताना है सब्ज़ इलायची के क्या फ़वाइद हैं। ऑल्दो आपके घर में मौजूद भी होती है लेकिन महंगी भी बहुत है। इसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। दिल को तक़वियत देती है, बुखार की शिद्दत में भी कमी लेके आती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी कहा जाता है कि काफ़ी हद तक ये बेहतर है। क्या और मतली की सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर से बचाव के लिए भी मुफीद साबित होती है। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि नफ्सियाती मसाइल का शिकार रहते हैं, एकदम से हाइपर हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत एक्टिव है। नफ्सियाती अमराज जो हैं उनमें थोड़ा सा ये कंट्रोल लेकर आती है। फिर इसके बाद जी इलायची मोटापे को बढ़ाने से रोकती है। वो लोग जो कि अपना वेट बैलेंस रखना चाहते हैं इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में दर्द और सोजिश को भी कम करती है। सो अगर आप रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 टाइम भी कर लेंगे तो इसका आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचेगा। आप ज़रूर इस करें, फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि जी क्या फ़ायदा आपको इससे पहुंचा है। हम अगला सेगमेंट शामिल करेंगे और आपको बता देते हैं माल का हाल। अच्छा जी, करेंसी रेट क्या चल रहे हैं, लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, माल का हाल हमने आपको बता दिया, करेंसी रेट क्या है ये भी आपके साथ शेयर कर दिए। अब हमने बढ़ना है जी अगले सेगमेंट की तरफ और आपको बताना है अगर आप बचत करना चाह रहे हैं किस तरह से कर सकते हैं बचत बाजार में। सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं। सिफायर पे अगर आप जा रहे हैं, यहाँ पर जी ऑफ है अप टू 50%, यहाँ पर आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। केसरिया पे भी अगर आप जाएंगे अप टू 40% ऑफ। ईडन रो पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। और इसके बाद भी सना सफीना पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अप टू 30% ऑफ। तो अपने वीकेंड को आप स्पेशल बना सकते हैं शॉपिंग करके। आपको बता दिया कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।